दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप थैल एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो ये है आपका हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो दोस्तों, जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो आप 200-225 के लगभग पेजेस का था। उसको हमने जो है आपके लिए मुख्य मुख्य पॉइंट्स छाँट के जो है 16 पेज में इसको कवर किया हुआ है। तो हम जो इस कंप्लीट को 3-4 पार्ट्स में करेंगे। तो स्वागत है आपका। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, इसमें हरियाणा जो है उत्तरी भारत का एक लैंड रॉक राज्य है और यह जो है 27 डिग्री 39 अक्षांश से 30 डिग्री 35 अक्षांश व 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 देशांतर के बीच में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, अक्षांश जो है ये अक्षांश हो गए और ये देशांतर है। तो हरियाणा जो है गर्मियों में अत्यंत गर्म है, यानी कि यहाँ पर जो है 45 डिग्री या फिर आप कह सकते हैं 113 फ़ारेनहाइट के आसपास, व सर्दियों में जो है वो सौम्य सर्द रहता है। राज्य में जो है मई और जून जो है सबसे गर्म रहते हैं और दिसंबर और जनवरी जो है सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो हरियाणा राज्य के जो उत्तर में है वो हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में बंगाल है, पश्चिम में जो है पंजाब है और दक्षिण में राजस्थान से जो है हरियाणा घिरा हुआ है। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हरियाणा के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या है। तो ये आप देख लीजिए। और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली से जो है वो सटा राज्य है और इसे 3 तरफ से जो है वो दिल्ली को हरियाणा घेरता है। तो पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी जो है वो यानी कि IOCL दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो आप ये भी याद रखिए। और हरियाणा जो है भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है जो देश का केवल 1.3% क्षेत्र में फैला हुआ है, परंतु इसके बावजूद भी जो है राज्य का जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि स्थिर मूल्य पे 2011-12 के कीमतों पर जो है वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसका जो योगदान जो है 3.6% है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आ जाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग हरियाणा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के अनुमान तैयार करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है तैयार करता है GSDP का अनुमान अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग। और वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 12,13,951.04 करोड़ जो है रुपए होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 से की 11.4% की वृद्धि की तुलना में जो है वर्ष 2024-25 में 11.8% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये आंकड़े आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आंकड़ों का ही इसमें खेल चलता है। और आगे है कि वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर जो कि 2011-12 की कीमतों पर 7.6% की वृद्धि के साथ 6,77,033.25 करोड़ रुपए होने का जो अनुमान है। और वर्ष 2023-24 में जो है यह वृद्धि 7.8% थी। तो यह भी आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारी PDF लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो है आपके लिए हर मंथ आपके लिए हम PDF बनाते हैं, मतलब आपके मंथ वाइज है, लास्ट 3 मंथ की भी है, लास्ट 6 मंथ की है, लास्ट 1 ईयर की है, और जो है आपके लास्ट 18 मंथ की भी है यानी 1.5 साल की है, और आपके जो है लास्ट 30 मंथ की भी है और लास्ट 42 मंथ की भी है। तो अगर आप हमारी वो PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वो PDF ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है haryanaCurrentGK.com, आप यहाँ से भी जो है वो PDF ले सकते हैं। तो ये जो है PDFs का हमने आपको बता रखा है। PDF में हमने ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, ये भी पूरी डिटेल्स के साथ में हमने करवा रखा है। तो इसमें आगे जैसे आप देखते हैं कि राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन है, तो ये आपका अगर राज्य का सकल राज्य मूल्यवर्धन, तो राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में स्थिर 2011-12 की कीमतों पर जो है वर्ष 2023-24 और 24-25 दोनों में जो है 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। उद्योग क्षेत्र में जो है 8.1% और सेवा क्षेत्र में 8.4% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में 7.6% की कुल वृद्धि हुई है।
तो दोस्तों ये आंकड़े आप थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2024-25 के दौरान जो है उद्योग क्षेत्र का योगदान 32.9% रहा है। सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 51.2% है और कृषि और शहबत क्षेत्र का योगदान 15.9% है। तो ये सारे आंकड़े जो हैं आपके इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय जो है प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो वो केवल 608 रुपये थी और राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर यानी कि 2011-12 के भावों पर वर्ष 2024-25 में 6.3% की वृद्धि के साथ 1,94,285 रुपये अनुमानित की गई है, जो वर्ष 2023-24 में 6.5% की वृद्धि जो है इसमें दर्ज की गई है। तो आप ये आंकड़ा जो है इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में इसके जो है 10.6% वृद्धि के साथ 3,53,182 रुपये होने की संभावना है, जो वर्ष 2023-24 में 10.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें आप जो है दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। और आगे है, अतः वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर जो है दोनों भावों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्रम से 2,05,579 रुपये और 1,14,705 रुपये की तुलना में अधिक रहने की जो वो संभावना है। तो ये दोनों दे दिए प्रचलित और स्थिर भावों पर। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये आप कर लीजिएगा। आगे आता है कृषि और शहबत क्षेत्र। तो कृषि और शहबत क्षेत्रों में जो है कृषि, वानिकी एवं लॉगिंग व मत्स्य पालन उप क्षेत्र शामिल है और कृषि क्षेत्रों में जो है फसलों की खेती व पशुपालन जो वो मुख्य घटक हैं। हरियाणा राज्य में जो है इनका कृषि और शहबत क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग जो है 92.4% का योगदान जो है वो रहा है। तो ये जो है दोस्तों इसमें कुछ एक आंकड़े हैं, आपको आंकड़े जो है इसमें ज़रूर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बन के आ सकते हैं। तो वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों का योगदान जो वो क्रमशः कितना है, वानिकी का जो है आपका 5.6% है और मत्स्य पालन का 2.0% है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल जो है वो 2012 से 2017 रहा है। वर्ष 2023-24 में जो है वो कृषि और शहबत क्षेत्रों में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो है इस क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन 4.1% वृद्धि दर के साथ 95,767.16 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। तो ये जो है आंकड़े हैं और इसमें आगे जैसे कि दिया गया है कि वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल और पशुपालन उप क्षेत्र शामिल है, का राज्य का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन 3.9% की वृद्धि दर के साथ 88,450.02 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया, जबकि इसी वर्ष के दौरान वानिकी व लॉगिंग और मत्स्य उप क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है वो क्रमशः 6.3% और 7.2% वृद्धि के साथ 5,356.68 करोड़ रुपए तथा 1,960.46 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। तो आगे जो इसमें दे रखा है कि फसलों के अधीन क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, उत्पादन व उपज सूचकांक आधार जो क्षेत्र वर्षांत इसमें किया गया है वो 2007-8 = 100 तैयार किए जाते हैं। तो ये इनकी कुछ टर्म होती है जो इसको तैयार करते हैं, उसमें ये वाली जो है फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2022 से 23 में 93.49 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 97.46 हो गया है। कृषि उत्पादन सूचकांक 2023-24 में 117.76 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 126.08 हो गया है, जबकि कृषि उपज का सूचकांक जो है वर्ष 2022-23 में 156.64 से घटकर वर्ष 2023-24 में 129.37 हो गया है। तो अब अनाज खदानों का उत्पादन जो है सूचकांक 2022-23 में 129.19 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में
133.19 हो गया है, जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक जो है वर्ष 2023-24 में 93.29 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 110.85 हो गया है। तो ये जो है आंकड़े हैं, इसमें आपको ये जो है सकल राज्य और इनके अंदर इम्पोर्टेंट रहेंगे। वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,98,762.38 करोड़ रुपए आंका गया है, जो कि पिछले वर्ष 8.1% की वृद्धि को दर्शाता है। आगे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान जो है वो स्थिर 2011-12 कीमतों पर 2011-12 में 3.4% दर्ज किया गया था, जो अब वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़कर 3.6% हो गया है। तो हरियाणा की 20 चयनित वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक, जिसमें जो है वो आधार वर्ष कृषि का 1980-81 इक्वल 100 माना गया है, तो 2022-23 में 1724.3 से बढ़कर जो है वर्ष 2023-24 में 1785.0 हो गया है, जो कि 3.5% की वृद्धि को दर्शाता है। जबकि यह वृद्धि जो है वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः जो है वो 4.6 और 4.9% की वृद्धि जो है इसमें दर्ज की गई है। आगे जो आपका आ जाता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। तो अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग हरियाणा जो है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण का अनुमान प्रचलित एवं स्थिर 2004-05 के भावों पर तैयार करता है। तो वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा में प्रचलित भावों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो 1,36,668 करोड़ रुपये का आंका गया, जो वर्ष 2021-22 में 1,19,555 करोड़ रुपये था। तो जिससे जो है 14.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसी प्रकार जो है वर्ष 2022-23 में स्थिर जो कि 2004-05 के भाव हैं, तो इसके अंदर जो है सकल स्थायी पूंजी निर्माण 62,506 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 55,148 करोड़ रुपए था, जिससे जो है 13.3% की इसमें जो है वृद्धि दर्ज की गई है। आगे है लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान। तो वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 2.80% पर रखने में सक्षम है, जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी के 3% की सीमा से कम है। और इसी प्रकार जो है वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार ऋण जीएसडीपी अनुपात भी 33.10% के निर्धारित मानदंड के मुकाबले 26% पर बनाए रखा गया है। तो बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.77% अनुमानित जो है वो किया गया, जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही है। तो वर्ष 2024-25 बजट अनुमानों के अनुसार हरियाणा सरकार के व्यय, जिसमें जो है 1,34,456.36 करोड़ रुपए के विरुद्ध राजस्व जो प्राप्तियां हुई है वो 1,16,638.30 करोड़ रुपए का अनुमान है। और हरियाणा में जो है दिसंबर 2004 तक वाणिज्यिक बैंकों यानी कि सीबीएस और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की शाखाओं की कुल संख्या जो है वो 5,372 थी। और चालू वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 1,72,699 करोड़ रुपए के जो है ऋण देने का सरकार ने जो है वो लक्ष्य रखा है। इसमें आगे जो है आप इसमें देख सकते हैं, ये है आपका हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये जो है हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को हुई थी, यानी कि हरियाणा बना था उस टाइम हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। अब इनकी संख्या बढ़कर जो वो 70 हो गई है। तो इसमें आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को स्थापना के समय इसमें प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक थे 7, अब हो गए हैं 70।
वर्ष 2014 में हरियाणा सरकार द्वारा समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना लागू की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है योजनाएं हैं वो कब लागू की गई हैं, तो वो भी इसमें आ रही है। हरियाणा सरकार ने जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए गैर निष्पादन संपत्तियों को कम करने और बैंक के कर्जदारों को राहत प्रदान के लिए 3/8/2022 को एक मुश्त निपटान योजना 2022 यानी कि OTS शुरू की है। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा, ये कब शुरू की गई है। आगे है हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड। तो लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा जो है वो 3 स्तरों पर कार्यरत है। इसमें जो है राज्य स्तर पर 1966 में स्थापित हरको बैंक, जिसकी चंडीगढ़ व पंचकुला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है। तो हरको बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसकी जो चंडीगढ़ में 13, चंडीगढ़ पंचकुला में 13 और 2 ये जो है शाखाएं और विस्तार पोर्टल है। इसमें जिला मुख्यालयों पर 19 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिसकी 573 शाखाएं हैं तथा 16 विस्तार पटल है। तथा इसमें 793 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो कि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.80 लाख सदस्यों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करती है। आगे आपका रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम। तो रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट और डिपॉजिट गारंटी स्कीम के तहत जो है वो किसानों के हितों के लिए मार्च 2024 तक 11.53 लाख क्रियाशील ऋणी किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो अपने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में केंद्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च 2024 तक 100% लक्ष्य जब हासिल कर लिया है। किसानों की जो है सभी प्रकार की गैर कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवॉल्विंग कैश स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। और ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवंबर 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारंटी योजना आरंभ की गई है। तो ये आ गया आपकी। इसके बाद है, इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारंटी देता है। वर्तमान में कोई भी पैक्स जो है इस योजना के अंतर्गत मानदंड पूरा नहीं करती है। तो ये आ गया दोस्तों इसका। अब आगे कि भारत सरकार की ब्याज राहत योजना। तो भारत सरकार द्वारा जो है जिन किसानों ने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया और जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है के लिए 3% वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई है। और इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 1/4/2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 7% है, 4% है, क्योंकि इसमें जो है आपको बैंकों में ज़मीन के ऊपर आपको 7% पे जो है वो आपको लोन मिलता है, जिसमें से 3% सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो वो माफ़ कर देती है। तो ये इसमें दे रखा है। तो दोस्तों लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है वो हमने आप अपनी वेबसाइट पे भी दे रखे हैं, haryanaaccountancy.com है। तो आप अगर PDF भी लेना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने जैसे आपको बताया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से वो ले सकते हैं। अगर आप PDF लेते हैं तो उसके अंदर आप जो है आराम से प्रिंट निकलवा के और वो पढ़ सकते हैं। आगे है राज्य ब्याज राहत योजना 2014। तो हरियाणा सरकार द्वारा 4% की दर से 1/9/2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। तो इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 3% की छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज जो है 0% हो गया, क्योंकि 7% था जैसे आपको बताया था। तो उसमें से जो है 3% जैसे भी बताया था कि केंद्र सरकार इसको छूट दे देती है, 4% अगर राज्य सरकार दे देती है तो आगे 0 बच गया। तो यह योजना अभी तक जो वो क्रियाशील है, यानी कि अभी भी जो है यह स्कीम चल रही है। आगे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। तो जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2009 से लागू की गई है और इस स्कीम के अंतर्गत 2023-24 में कार्ड धारकों को मात्र 2.38 रुपये के अंशदान पर 50,000 रुपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के धारक को जो है मात्र 0.80 रुपये का अंशदान देना होगा तथा शेष 1.58 रुपये का अंशदान जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है और यह योजना अभी भी जो है वो चल रही है। तो स्कीम जो है
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी है। आपको बस जो है इनका लाभ उठाना आना चाहिए। आगे जो है आपका आ गया फिर इसमें कृषि अवसंरचना कोष योजना। तो ये कृषि भारत सरकार ने किसानों और ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष योजना बनाई है और यह योजना जो है 2020-21 से 2029-30 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के ऋण जारी करने की समय अवधि जो है वो 6 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक पूरा किया जाएगा। 6 फरवरी 2024 तक हरियाणा राज्य के लिए 1953 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 1650 करोड़ रुपए योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। तो राज्य में पैक्स के माध्यम से 739 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, 197 सामान्य सेवा केंद्रों और 89 जन औषधि केंद्रों को प्राथमिक मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 8 केंद्रों को जो है ड्रग लाइसेंस और 8 केंद्रों को स्टोर कोड प्राप्त हो चुका है। आगे है इस समय हरियाणा में 24 जिला स्तरीय खजाने और 81 उप खजाने कार्य कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि राज्य स्तरीय खजाने कितने हैं 24, जिला स्तरीय कितने इसमें जो है इसमें 24 जिला स्तरीय खजाने हैं और 81 जो है उप खजाने हैं। तो ये आप आंकड़ा याद रख लीजिएगा। आगे है ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण विश्लेषण प्रणाली यानी कि OBAMAS सॉफ्टवेयर जो है वो 1/4/2010 को शुरू किया गया, जिसके द्वारा बजट से संबंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन और वितरण आदि ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ई बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में 1/4/2013 से जो है वो क्रियान्वित यानी कि शुरू किया गया है। और हरियाणा में जो है 13/8/2020 से वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउचर जो है वो शुरू हो चुके हैं। सरकारी रसीद लेखा प्रणाली यानी कि EGRAS नवंबर 2013 से पूरे राज्य में लागू की गई है। राजकीय प्राप्ति प्रणाली यानी कि ई-ग्रास के माध्यम से विभागों द्वारा सभी प्रकार की ई-चालान सर्जित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि आपने देखा वो चालान जो है वो ई-ग्रास पे जनरेट होते हैं। राज्य सरकार ने जो है ई पेमेंट और ई रिसिप्ट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई कुबेर को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। तो ये देखिए ई कुबेर ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली यानी कि OTC को प्रदेश के सभी खजानों और उप खजानों में 1/7/2013 से लागू किया गया है। और आगे विभिन्न विभागों के स्वीकृत पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में 23/5/2014 से ई पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया है। और ई पेंशन प्रणाली को जो है हरियाणा में 1/10/2012 से लागू किया गया है। जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के प्रस्तुत करने के बाद अब पेंशन धारक वर्ष में एक बार नवंबर माह में किसी खजाना या उप खजाना में जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकृत करवा सकते हैं। मतलब जो आपको जो प्रमाण पत्र मिला हुआ है उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। आगे है हरियाणा में ई स्टैंपिंग प्रणाली को 1/3/2017 से लागू किया गया है। हरियाणा में जो है मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि HRMS को जून 2016 से लागू किया गया है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली वह सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानी कि सेवा पुस्तिका, ACR, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियां का ब्यौरा जो है, स्थानांतरण इत्यादि के बारे में सूचनाएं दर्ज की जाती है। हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम यानी कि GST जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 32,975.90 करोड़ रुपए का शुद्ध जो है वो SGST संग्रह किया है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य का जो संग्रह जो है वो 30,951.52 करोड़ रुपए था, जिससे जो है 7% की वृद्धि दर जो है वो इसमें प्राप्त हुई है। राज्य ने जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 19,315.96 करोड़ रुपए जो कि 28/1/2025 का शुद्ध SGST संग्रह किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य का संग्रह जो है वो 16,812.09 करोड़ था,
जिससे 15% की वृद्धि इसमें दर प्राप्त हुई है। राज्य ने जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल SGST राजस्व 31,491 करोड़ रुपए, SGST नकद अंतिम निपटान 28/1/2025 से वो एकत्रित किया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में कुल SGST राजस्व जो है वो 27,552.48 करोड़ रुपए था, जिससे कुल 14% की वृद्धि जो है दर प्राप्त हुई है। राज्य ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल SGST राजस्व जो है 36,480.90 करोड़ रुपए, SGST नकद अंतिम निपटान मुआवजा एकत्रित किया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि यानी कि 2022-23 में कुल SGST राजस्व 33,527.42 करोड़ रुपए था, जिससे कुल 9% की वृद्धि दर जो है वो प्राप्त हुई है। आगे है कि राज्य ने वर्ष 2023-24 में 20,252.49 करोड़ रुपए का SGST नकद संग्रह किया है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की उपरोक्त अवधि के दौरान संग्रह जो 18,142.48 करोड़ रुपए था, जिससे 12% की वृद्धि दर हासिल हुई है। विशेष रूप से यह 2017-18 के बाद से अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संग्रह रहा है। आगे वर्ष 2023-24 के लिए सभी मदों यानी कि SGST, CGST, IGST उपकर के तहत कुल प्रति व्यक्ति संग्रह जो है 40,595.21 रुपये के आधार पर हरियाणा राज्य जो है प्रमुख राज्यों में प्रथम और समग्र रूप से चौथे स्थान पर है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, सिक्किम और गोवा के बाद में जो चौथे नंबर पे जो है इसमें ये रहा है। आगे जो है दोस्तों हरियाणा उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग ने दिनांक 19/11/2024 को संसाधन भवन गुरुग्राम में स्टार्टअप GST सुविधा सेल लॉन्च किया है। उत्पादन शुल्क और कराधान विभाग ने दिनांक जो है 29/11/2024 को ही वाणिज्य भवन पंचकुला में MSME GST सुविधा सेल का शुभारंभ किया है। इन GST सुविधा सेल का प्राथमिक उद्देश्य जो है स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना है। आगे है बिना बिल के वस्तुओं सेवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने जो है 22/3/2021 को हरियाणा राज्य GST इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि HSGST IU की स्थापना की है। जनता और अधिकारियों के लिए आसान खोज और पढ़ने की क्षमताओं के साथ सभी GST संबंधित अधिनियम, नियमों और संशोधनों के एक स्थान पर समाधान के लिए दिनांक 8/2/2022 को एक नया पोर्टल GST को से लॉन्च किया गया है। पायलट आधार पर हरियाणा आबकारी नीति जो है कि अवधि की तीसरी तिमाही की शुरुआत से यानी 12/12/2023 से इसे लागू किया गया है। अब प्रदेश में 1 अगस्त 2024 से नियमित रूप से ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली जो है वो लागू की गई है। आगे है GST बिल बनाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नामक एक योजना 1/9/2023 को शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कागज रहित प्रशासन हेतु हरियाणा सरकार ने सभी ई-फाइलों को डिजिटल आवाजाही के उद्देश्य से NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित पोर्टल ई-ऑफिस परियोजना शुरू करने की पहल की है। हरियाणा को जो है TIOL नॉलेज फाउंडेशन द्वारा सुधारवादी राज्य श्रेणी के तहत वर्ष 2022 के लिए स्वर्ण पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए रजत श्रेणी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित दोस्तों इसमें किया गया है। आगे हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2015-16 में आबकारी दुकानों की ऑनलाइन टेंडरिंग जो है वो शुरू की गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को लागू किया गया है। हरियाणा राज्य DBT पोर्टल जो सितंबर 2017 से कार्यरत है। वर्तमान में राज्य में 27 DBT कार्यान्वयन विभागों की 160 सक्रिय DBT योजनाएं हैं। इनमें से 61 जो है वो केंद्र प्रायोजित योजनाएं और 99 जो है वो राज्य योजनाएं हैं। आगे स्टैंड अप इंडिया योजना, ये जो है अप्रैल 2016 से शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है।
आगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBI। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 से शुरू किया गया है। इसमें दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का बीमा होता है। और इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक लोग जो है अब 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम में जो है वो ले सकते हैं। पहले इसका जो 12 रुपये था अब इसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJJBY। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 1 जून 2015 को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत खाता धारक अब 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर इसको ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत किसी भी प्रकार से हुई मृत्यु पर 2 लाख रुपए का भुगतान जो है वो किया जाता है। आगे है अटल पेंशन योजना की PAPY। तो अटल पेंशन योजना को भारत सरकार द्वारा 1 जून 2015 को शुरू किया गया है। भारत के सभी बैंक खाता धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वे अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान का करने पर जो है योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान राज्य की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मुख्य धारा में लाने और 17 सतत विकास लक्ष्यों के जो है आधार पर परिव्यय के साथ साथ संरचित सेमिनारों, कार्यशालाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम क्षमताओं को उन्नत करने में सभी विभागों और हितधारकों की जो है वो मदद कर रहा है। तो ये जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण। और जैसा कि आपने देखा है कि इसमें से आपके जो है क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो राज्य में जो है वो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीनतम संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग, इसको जो है क्रेड भी बोलते हैं, और आपका जो फैमिली ID का जो है वो इसी के यही संभालते हैं यानी कि CRID द्वारा प्रदान किए गए आय के सत्यापित डाटा का उपयोग लाभों के वितरण के लिए किया जा रहा है। तो पात्र लाभार्थी 6000 की बीमा राशि से केंद्र सरकार की 5 योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे, जिसका उपयोग उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए जो वो किया जाएगा। आगे है लाभार्थियों द्वारा स्कीम में नामांकित होने के उपरांत विभिन्न योजनाओं के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब आगे आ गया आपका आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम जो है जनवरी 2018 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य मूलभूत सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के 115 पिछड़े जिलों यानी कि भारत की कुल आबादी का लगभग 12% को तेज़ी से बदलना और उनका जो है उत्थान करना था। तो इन आकांक्षी जिलों में हरियाणा का जो एकमात्र जिला चुना गया था वो है नूंह, जिसको पहले मेवात कहते थे। तो दिसंबर 2022 में जिला नूंह ने जो है लाइफ टाइम उच्चतम प्रथम ओवरऑल रैंक प्राप्त की है तथा राज्य स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जून 2023 में जिला नूंह ने जो है लाइफ टाइम उच्चतम द्वितीय ओवरऑल रैंक प्राप्त की है और कृषि एवं जल संसाधन में प्रथम स्थान जो है वो इसमें हासिल किया है। तो आगे जो दोस्तों इसमें आ जाता है आपका कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, इसको जो विस्तार से बताया गया है। तो हरियाणा जो है उत्तरी भारत का एक लैंडलॉक राज्य है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। तो ये वही चीज़ है। यह जो 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 अक्षांश व 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म रहता है 45 डिग्री सेल्सियस और 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। गर्मियों में सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई जून जो है इसमें सबसे गर्म है, दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे हैं। तो दोस्तों कई बार जो है वो बोलने में मिस्टेक हो सकती है, परंतु जो यहाँ पर लिखा गया है वो डाटा आप सही मानिएगा। हरियाणा में जो है 1966-67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हेक्टेयर था, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में सकल बोया
गया अनुमानित क्षेत्र जो वो 65.70 लाख हेक्टेयर है। राज्य में वर्ष 2023-24 में गेहूँ लगभग 25.0 लाख हेक्टेयर और चावल जो है वो लगभग 17.78 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। तो हरियाणा का जो खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966-67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर जो है वर्ष 2023-24 में 208.80 लाख टन हो गया है। तो देश में जो है बासमती चावल का 60% से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ष 2023-24 के दौरान जो है वो हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः जो है गेहूं की जो है आपकी 4,975.04 और चावल की 3,930.83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। और राज्य में वर्ष 2024-25 में गेहूं की जो औसत उपज है वो 5,000 और चावल की 4200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का जो अनुमान लगाया गया है। आगे है मेरा पानी मेरी विरासत योजना MPMV। तो हरियाणा सरकार ने खरीफ 2020 के दौरान धान की फसल, पानी की खपत वाली फसल में जो है वो मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों जैसे वैकल्पिक कम पानी की खपत वाली फसलों द्वारा विविधता लाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है एक अनूठी पहल शुरू की थी। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो उन किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जा रही है जिन्होंने अपनी धान की फसल को वैकल्पिक फसलों के साथ जो वो बदल दिया है। तो खरीफ 2021 में इस योजना में जो है इस योजना को अतिरिक्त वैकल्पिक फसलों जैसे जो है खरीफ तिलहन जिसमें तिल अरंडी मूंगफली है, खरीफ प्याज, खरीफ दलहन जिसमें मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन है, चारा फसलों के साथ जो है और मजबूत किया है, यानी कि इनको भी इसमें जोड़ दिया है। खरीफ 2021 में इस योजना में नई पहल सम्मिलित करते हुए प्रति भूमि को भी इसमें जो है वो शामिल किया गया है, यानी कि जो भूमि पड़ती थी पड़ता रहती थी। खरीफ 2021 से खेत खाली फिर भी खुशहाली में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए धान के स्थान पर अपनी भूमि प्रति रखने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि की अनुमति दी गई है। और खरीफ 2021 के दौरान बाजरा की फसल को वैकल्पिक फसलों के दायरे से हटा दिया गया है, यानी कि इसमें जो है वो बाजरा 2021 से इसमें हटा दिया गया है। आगे है वैकल्पिक फसलों के दायरे में जो है वो कृषि वानिकी जिसमें पॉपुलर और नीलगिरी को शामिल करके इस योजना को खरीफ 2022 में और मजबूत किया गया है। आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा राज्य में खरीफ 2016 से लागू की गई है और इस योजना के तहत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग को कवर किया जा रहा है और रबी सीजन में इसमें जो है गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को कवर किया जा रहा है। तो इस योजना के तहत जो है किसान का प्रीमियम रबी के लिए 1.50%, खरीफ के लिए जो है 2% और वाणिज्यिक फसलों के लिए जैसे कि कपास इत्यादि के लिए 5% है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये डाटा भी। आगे इस योजना में खड़ी फसल में जल भराव जिसमें जो है धान की फसल को छोड़कर ओलावृष्टि आ जाए, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली, बीमारियों का हमला आदि जो जोखिम है उनको कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के 14 दिनों तक जो है चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसमी वर्षा के परिणाम स्वरूप कटी व फैली हुई खेत में पड़ी पक्की फसल को हुए नुकसान का बीमा भी इसमें जो है वो शामिल किया गया है। आगे है हरियाणा फसल सुरक्षा योजना। तो खरीफ 2023 के दौरान क्लस्टर 2 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू न होने के कारण और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा क्लस्टर 2 के 7 जिलों जिसमें अम्बाड़ा है, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनपत है, इनमें खरीफ 2023 सीजन में कपास फसल को सुरक्षा उद्देश्यों से हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में किसानों से कपास फसल के नामांकन के लिए पंजीकरण हेतु 1500 रुपये प्रति एकड़ ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करने का प्रावधान था। तो हरियाणा फसल सुरक्षा योजना को अब किसानों को बोनस वितरित करने के लिए जो है इसके रूप में भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए परिव्यय के तौर पर रखे जा रहे हैं। आगे आ जाता है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19/2/2015 को
सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू किया था। यह पोषक तत्वों की कमी के समाधान के उद्देश्य से और मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना जो है वो हरियाणा में कब शुरू हुई है? अप्रैल 2015 में। देश में जो है 19 फरवरी को हुई थी 2015 में, हरियाणा में अप्रैल में हुई है। तो ये भी आप इसमें थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। इसमें जो है आगे है आपकी दलहन और तिलहन फसलों के संवर्धन के लिए योजना। तो कृषि विभाग ने हरियाणा में बाजरा के स्थान पर दलहन, जिसमें मूंग, अरहर और उड़द है, और तिलहन, जिसमें अरंडी और मूंगफली और तिल है, को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो इसके तहत दलहन और तिलहन लगाने के लिए किसान को जो है 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना 7 जिलों जिसमें भिवाड़ी, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर और मेवात में लागू की गई है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो इसको जो है हरियाणा में वर्ष 2007-08 से शुरू किया गया है। आगे आपका आता है, भारत सरकार ने रबी 2007-08 से राज्य में केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है, और इस मिशन के तहत 2 फसलों गेहूं और दालों को जो शामिल किया गया है। तो भारत सरकार ने जो है पहले से चल रही योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक व अनाज व OS तथा OP नाम की 2 योजनाओं को शामिल किया है। भारत सरकार ने जो वर्ष 2022-23 में इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा यानी कि FNS और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और पाम ऑयल का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन कर दिया है। आगे है, हरियाणा में वर्ष 1996 में जल भराव और लवणीय मिट्टी का सुधार कार्य जो वो शुरू किया गया है। तो ये जो है शुरू किया गया था 1996 में। आगे है आपका, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो है जल भराव और लवणीय भूमि का सुधार करने की घोषणा की, जिसे 2021-22 और उसके बाद से कार्यान्वयन किया गया है। एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 27/12/2021 को लॉन्च किया गया, ताकि जल भराव वाली लवणीय भूमि के सुधार की इच्छा जताने वाले किसान जो वो भूमि सुधार करवा सकें। वित्तीय वर्ष 2018, जिसमें दिनांक 1/12/2018 से जो प्रभावी है, के दौरान भारत सरकार ने पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना शुरू की है। तो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रुपये प्रति 4 माह में एक बार किस्त के आधार पर प्रदान की जा रही है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा MFMB राज्य सरकार का जो है एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें किसान जो है MSP पर जो है अपनी फसलों को बेचने और कृषि और अन्य संबंधित विभागों के जो है अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, जो सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकमात्र जो वो सिंगल विंडो मंच है। तो खरीफ 2024 में लगभग 10.34 लाख किसानों ने MFMB पोर्टल पर 68.42 लाख एकड़ से अधिक भूमि का पंजीकरण कराया है, तथा रबी 2024 में दिनांक 6/12/2024 तक लगभग 2.58 लाख किसानों ने MFMB पोर्टल पर जो है 15.74 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण कराया है। यानी कि आपको जो फसल आप बेचते हो तो उसके लिए आपको पता है आपको जो है सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, MFMB का पोर्टल है। तो यहाँ पर जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो है NCT राज्यों में फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण का प्रचार के अंतर्गत जो है छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जो कि महंगी और परिष्कृत मशीनों को खरीदने में जो सक्षम नहीं है, तो उनको फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें व्यक्तिगत किसानों को जो है 50% और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 80% सब्सिडी पर प्रदान की जाती है। और धान की सीधी बुआई यानी कि DSR पानी और मिट्टी के संसाधनों की बचत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन संरक्षक तकनीक है। राज्य में DSR तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए DSR तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो धान की सीधी बुआई करते हैं उनको 4,000 रुपये
प्रति एकड़ की सहायता सरकार देती है। तो DSR योजना का राज्य के जो 12 धान उत्पादक ज़िले हैं, जिसमें अम्बाड़ा है, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक में लागू की गई है। हरियाणा सरकार ने खेती को तो जो है लागत को कम करके रासायनिक मुक्त कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दुगना करने एवं खेती को स्थायी आजीविका का विकल्प बनाने के लिए जून 2022 में राज्य में जो है प्राकृतिक खेती योजना शुरू की है। तो दोस्तों, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपये, प्लास्टिक डम कच्चे माल की तैयारी के लिए 3,000 रुपये और प्राकृतिक रूप से उत्पाद की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए 20,000 रुपये प्रति किसान प्रोत्साहन राशि देता है। प्राकृतिक खेती के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2024-25 के लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना उगाने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है और गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन यानी कि TMS योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा राशि जो है 12,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की गई है। आपदा प्रबंधन राहत योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है। हरियाणा राज्य में चकबंदी कार्य पूर्वी पंजाब जोत यानी कि चकबंदी तथा विखंडन निवारण अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया जाता है। शिवालिक विकास एजेंसी अम्बाड़ा के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र को विकास को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना 24/3/1993 को की गई है। और मेवात विकास एजेंसी नू का गठन जो है क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से 1980 में किया गया। हरियाणा में भूमि मालिकों तथा भूमि विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु 9/11/2010 को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति बनाई गई है। और हरियाणा राज्य में दिनांक 7/12/2023 को 6 नए उपमंडल नाम थे, जिनमें जो है जुलाना, नीलोखेड़ी, इसराना, नांगल चौधरी, छछरौली और मानेसर बनाए गए हैं। आगे है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना जो है 1976 में की गई और इस संस्था का मुख्यालय जो है वो जो आपका पंचकुला में और क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है। इस समय राज्य में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 262 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे हैं, जिन पर प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न फसलों के बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। और हरियाणा बीज विकास निगम जो अपने माल की बिक्री अपने ब्रांड नाम हरियाणा बीज से उपलब्ध करवा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैंने आपको इसके इम्पोर्टेंट पेज करवाए हैं और अगले पार्ट में जो है हम आपको इसके और करवाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है 4 पार्ट में आपका जो है ये पूरा हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आपको करवा दें। और जो आपको ये करवाया है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने साथ में आपको बताई भी है, इसमें नोट भी करवाई है। तो आप जो हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण ज़रूर करिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी PDF फाइल्स का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको हरियाणा करंट अफेयर्स जो है लेटेस्ट मंथ के जून के, लास्ट 3 मंथ के भी हैं, लास्ट 6 मंथ के भी हैं, लास्ट 1 ईयर के भी हैं, पिछले आपके जो है 18 मंथ के भी हैं, पिछले 30 मंथ के भी हैं और पिछले 42 मंथ के भी हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा दोस्तों कि कई दोस्त पूछते हैं कि हरियाणा करंट अफेयर्स हम कितने करें। तो वैसे तो एक जो साल होता है लास्ट 1 ईयर वो काफ़ी होता है, परंतु भी आपने देखा होगा पीछे जो HSSC का कोई पैटर्न नहीं रहा है। वो जो पीछे 2-3 साल के जो करंट अफेयर्स है वो भी पूछ रही है। तो इसलिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कम से कम जो है 2 साल तो करंट अफेयर्स कवर करो। और अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो वो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो फिर 1-2 साल बाद में GK का ही पार्ट बन जाते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट है haryana.gk.com, उसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।